को समझ नहीं आ रही हमने क्या करना है, कमरे के अंदर बैठ के बात करनी है कि कमरे के बाहर बैठ के बात करनी है। आपको पता ही है कि अगस्त 29 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के जो साइफर केस के अंदर चल रही हैं, ये अडियाला जेल में सारा ट्रायल जो चल रहा है इसको जेल से बाहर किया जाए। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो स्पेशल जज थे अब्दुल हसनात जुल्करनैन साहब, उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं, हम जो है ये जेल के अंदर ही करेंगे, क्योंकि जेल के बाहर किया तो शायद ज्यादा हवा ना उनको लग जाए लोगों को है, तो इसलिए हम जेल के अंदर ही करेंगे। तो अब ये जब इन्होंने कहा तो फेडरल कैबिनेट जो है उसने तो जाहिर है वो हैंड्स एंड ग्लव है, आपको पता ही है सारे, तो उन्होंने ग्रीन लाइट इसको दी है। उन्होंने कहा कि हाँ जी जेल के अंदर इनका ट्रायल जो है वो चलेगा साइफर केस में। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उन्होंने ये समरी मूव की थी इन दोनों के खिलाफ और कैबिनेट ने फटाफट उसको जो है अप्रूव कर दिया है, तो लिहाजा उन्होंने कहा जी जेल के अंदर हम ट्रायल करेंगे। हाँ, अलबत्ता बहुत बड़ा आज दिल दिखाया जुल्करनैन साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ये जो हम अब ट्रायल चलाएंगे इसमें कोई भी आके जो है ये विटनेस कर सकता है ट्रायल, और कोई का मतलब हर कोई नहीं, कोई का मतलब जो खास लोग जिनको इजाजत होगी, जैसे जर्नलिस्ट हैं या दूसरे कुछ इनके करीबी लोग हैं इनकी पार्टी के, तो वो आके अगर अटेंड करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं जी। चलो जी ठीक है। एक नई ऑडियो लीक जो है जी वो सामने आई है, और इस दफ़ा ये जो ऑडियो लीक आई है इसमें जो कॉन्वर्सेशन है वो इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं बुशरा बीबी और जो उनके लॉयर हैं खोसा साहब, उनके बीच में, लतीफ़ खोसा साहब के बीच में चल रही है, जिसमें कि बुशरा बीबी उनको कह रही हैं कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो बड़ी नाराज़ थी आपसे, और पहले तो वो जो हैं वो कह रही थी, इमरान खान से पूछ रही थी कि आपने खोसा साहब को क्यों अपने दिए हैं, तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि खोसा साहब को मैंने इसलिए दिए हैं कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो अच्छे चला सकते हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं वो भी वो चलाएंगे। इसके बाद उन्होंने, बुशरा बीबी ने इनको कहा, खोसा साहब को, जो सुना जा रहा है उस ऑडियो में, कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने कहा कि जी खोसा साहब ने हमारे साथ बड़ा मिसबिहेव किया है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों मिसबिहेव किया, तो वो कहने लगे जी हम उनके पास गए थे उनसे पूछने के लिए कि हमको एक ये लाइन कैसे लिखनी है कि जी हमारे भाई को शायद पॉइजन दिया जा सकता है उसके अंदर, तो उसके ऊपर वो बड़ा भड़क गए। तो खोसा साहब ने उसके ऊपर वो जो कॉन्वर्सेशन जो लीक हुई है उसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं जो ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं किसी के साथ मिसबिहेव करूंगा। हाँ, वो जब मेरे पास आई थी और ये मुझसे पूछना चाहती थी तो मैंने उनसे कहा था कि ये सारी चीज़ें मुझे, ये मामलात मुझे अपने तरीके से आप हैंडल करने दें, आप इसके अंदर ना पड़ें, तो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं कि जो मिसबिहेव। तो पता मुझे समझ नहीं अब अभी तक आ रही कि ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है कॉन्वर्सेशंस, ये कैसे लीक हो रही हैं, ये क्या हो रहा है। बहरहाल एनीवेज, ये बिल्कुल जो एडवांस वर्ल्ड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, उसमें ये प्रिवेसी लॉज के अगेंस्ट है किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को, अनलेस एंड अनटिल कोई टेररिस्ट है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनका जो है वो टेप करती हैं। अच्छा जनाब, आज बीबी जरदारी साहब जो हैं, आज उन्होंने फिर से PMLN जो है उनके खिलाफ काफ़ी निशाने साधे, और उन्होंने कहा जी कि ये PMLN जो है ये महंगाई लीक है, और ये जो है सारे लोग जो इसके अंदर हैं PMLN के अंदर, ये सारे शोबाज हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ये सब बातें उन्होंने की 56th फाउंडेशन डे ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन क्वेटा, और उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, लेकिन PTI और PMLN जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते हैं और 18th अमेंडमेंट को चेंज करना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमको यंगस्टर्स को सामने लाना चाहिए, और ताकि ये जो नफरत की सियासत है इसको ख़त्म किया जाए। और मैं अपने वालिद साहब आसिफ अली जरदारी की जो रिकन्सिलिएशन जो पॉलिटिक्स है उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि लोग जो है महंगाई, इन्फ्लेशन, ये लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और कंट्री का यूथ जो है इन सब चीज़ों से आगे निकल के कंट्री को आगे लेके जा सकता है। इसके ऊपर जाहिर है कि अब PMLN जो है वो बड़ी भड़क गई। PMLN के जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं उन्होंने बीबी जरदारी को बड़ा स्लैम किया, और उन्होंने कहा जी कि ये जो सारे डिसीजन 16 मंथ PDM गवर्नमेंट के बीच में लिए गए थे, ये जॉइंटली और कलेक्टिवली लिए जाते थे, ये कोई एक पार्टी नहीं लेती थी, और PPP उसका हिस्सा थी, जो कि आज हम पे जो है वो एतराज कर रही है। इमरान खान साहब ने जी एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को, और उन्होंने कहा जी कि PTI को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, और हमारे जो लोग हैं और हमारे एक्टिविस्ट जो हैं वो बेतहाशा उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन दिखाई जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको कोर्ट्स जो है छोड़ने का कहती हैं, फिर भी उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ FIRs लिखाई जा रही हैं। तो ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होएगा, और PTI जो है इलेक्शंस कैसे लड़ेगी, जो कि February 8 को नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो अभी तक तो फायज ईसा साहब का इसका जवाब नहीं आया लेटर का, जैसे ही आएगा फिर हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। PMLN और MQM जो हैं जी उनके बीच में दोस्तियां कुछ ज़्यादा ही वार्म अप होती हुई नज़र आ रही हैं। आज भी MQM का एक जो डेलीगेशन है वो आके
मिला है चौधरी एहसन इकबाल साहब के घर पे, और यहाँ पे सारे लीडर्स जो हैं आपस में उन्होंने बड़ी गुडी गुडी और प्यार की बातें की। सरदार एयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, बशीर मेमन, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीन उल हक, और ये सारे लोग जो थे ये जमा थे। और इसमें इन्होंने कहा जी कि जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो लोकल बॉडी सिस्टम है उसको मजबूत करें। और जिस वक्त लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल से पूछा कि भाई आप यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट्स करने आए, उन्होंने कहा जी हम सीट एडजस्टमेंट्स नहीं करने आए, हम लोकल बॉडी सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करने आए हैं। तो पायन फिर मतलब है सीट अगर तनु नहीं मिलेगी तो फिर की फ़ायदा है जी। है ये गलती ना करो ना कि हम सीट की एडजस्टमेंट की, सारे सीट एडजस्टमेंट की भी बात हुई होगी। बहरहाल जी इन्होंने ये कहा इनको। हिंदुस्तान के अंदर तो जनाब आपको पता ही है, हम आपको बता रहे हैं कि 5 स्टेट्स के अंदर जो हैं इलेक्शंस चल रहे हैं और बहुत सारे आज एग्जिट पोल्स आए हैं। तो आज बहुत सारे जो एग्जिट पोल्स आए हैं असेंबली इलेक्शंस जो वहां पे हिंदुस्तान में हो रहे हैं वो क्या बताते हैं कि कौन जीतेगा। ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं इनके मुताबिक बीजेपी और जो कांग्रेस हैं वो बहुत साथ साथ चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ चल रहे हैं कुछ स्टेट्स में, और ये जो इनकी जो हो रही हैं ये इलेक्शंस जो 5 स्टेट्स में हैं, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम जो है। अब इन पोल स्टेट्स के मुताबिक बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश को रिटेन करेगी। इसके अलावा वो राजस्थान के अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट बना सकती है, और जो कांग्रेस है वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट बना सकती है। मिजोरम के अंदर जोरम पीपल्स मूवमेंट जो है उनका बहुत ही क्लोज फाइट चल रहा है मिजो नेशनल फ्रंट के साथ, और कांग्रेस और बीजेपी इस स्टेट में पीछे हैं। बीजेपी जो है वो जो है मध्य प्रदेश की असेंबली में पहले भी पावर में आई थी। ये 230 सीट्स हैं और इस दफा कितनी जीतेंगी देखेंगे। कांग्रेस की जो है वो इस वक्त रूल कर रहा है राजस्थान के अंदर, यहाँ पे 200 सीट्स हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 90 सीट्स हैं। तेलंगाना के अंदर जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू जो हैं, राव जो हैं, चंद्रशेखर राव, वो बीआरएस के पिछले 10 साल से गवर्नमेंट बनाए रखे हैं। तो तेलंगाना के अंदर भी काफ़ी रहेगी क्लोज फाइट, लेकिन लग रहा है इस दफा के कांग्रेस जैसे कि मैंने आपको भी बताया जीत सकती है। और ये जो 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं ये 7 नवंबर से शुरू हुए थे और आज 30 को आखिरी दिन था जब ये खत्म हो गए हैं। इनकी काउंटिंग जो है वो दिसंबर 3 को होगी और उसके बाद जो है रिजल्ट्स शो यहां पे किए जाएंगे। इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अदीराम बागची, आज उनसे लोगों ने पूछा कि भाई ये जो फॉरेन लैंड के ऊपर जो लोगों को मरवाने का किस्सा है जिसके के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को लिंक किया जा रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली जैसे हमने आपको कल बताया था कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी कहा था कि फेडरल कोर्ट जो है मैनहट्टन में उसने कहा था कि निखिल गुप्ता जो हैं वो इन्वॉल्व पाए गए हैं, जो जिनका कि डायरेक्ट लिंक है इंडियन गवर्नमेंट की रॉ के साथ, और उन्होंने पन्नू साहब को मारने की कोशिश की थी। उसके ऊपर जवाब देते हैं उन्होंने कहा जी कि ये इंडियन गवर्नमेंट की बिल्कुल भी पॉलिसी नहीं है कि फॉरेन जो कंट्रीज की सॉइल के ऊपर किसी को मारा जाए या वहां के मामलात में इंटरफेयर किया जाए। और हमने एक बहुत ही हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो है वो फॉर्म की है, 18 तारीख को ही हमने की थी, जब हमें पहले इन्होंने क्वाइटली बताया था, और उसके बाद से हम वेट कर रहे हैं इसकी फाइंडिंग्स का, जैसे आएगी तो हम इनको करेंगे। जब इनसे पूछा गया कि इनके क्या मामलात हैं, क्या इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, सिक्योरिटी मैटर्स के होते हुए मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता जब हमारी पहली डिस्कशंस जब मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर हो रही थी यूएस के साथ, तो उन्होंने हमें बताया था कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, गन रनर्स, टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो आप इनका जरा थोड़ा ख्याल रखें। इसके साथ साथ एक जो बात सामने आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये थी कि वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि कहा गया था कि टॉप यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टेंटली कितने अरसे से वो इंडिया के साथ बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि हमारी जो है ये आप डिमांड को प्रोब करें क्योंकि आपके कुछ लोग इन्वॉल्व हैं हमारे लोगों को मारने में यूएस सॉइल के अंदर। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन जो है उन्होंने बताया था इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को एज अर्ली एज अगस्त अबाउट दिस थिंग कि एक ऐसी जो है कॉन्स्पिरेसी हैच की जा रही है। उसके बाद एक मीटिंग हुई थी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की जब वो इंडिया में आए थे और उनकी रॉ के चीफ रवि सिन्हा के साथ मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने सेम बातें की थी। उसके बाद फिर जो
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन और अगेन जेक सलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएस के जो हैं उनकी मुलाकातें फिर जो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर के साथ हुई थी। उन्होंने कहा जी कि ये बातें जो हैं चल रही हैं तो आप इसको थोड़ा ख्याल रखें। ये जिस वक्त इनका मीटिंग चल रही थी जयशंकर साहब की, जब डीसी आए थे सितंबर में, तब भी इनको बताया गया था। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरिल हेन्स, उन्होंने भी जब अक्टूबर में विजिट किया था इंडिया को तो उन्होंने सेम बातें की थी। यहां तक कि जब G20 मीटिंग के लिए मोदी जी दिल्ली में आए थे तब भी, सॉरी बाइडन साहब जब आए थे दिल्ली में तब भी उन्होंने मोदी जी के साथ बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये इस तरह की हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है। तो रिपीटेडली कहने का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को बताया जा रहा था लेकिन उसने कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और जो है अब उन्होंने अरिंदम बागची साहब ने कहा है, ये जो स्पोक्स पर्सन है मियाँ के, कि हम जो है इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठा रहे हैं। स्पॉटिफी जो है उसने अपना स्पॉटिफी रैप्ड 2023 एक जो पूरी लिस्टिंग शाया की है, उसमें पाकिस्तान के आतिफ असलम जो थे वो मोस्ट स्ट्रीम्ड लोकल आर्टिस्ट थे। इसके बाद जो है तला अंजुम को भी काफ़ी सुना गया, राहत फ़तेह अली खान को भी काफ़ी सुना गया है। और वो कहते हैं जी कि टॉप 10 ट्रेंडिंग के अंदर जो थे ये सब लोग थे। और वो कहते हैं जी कि दे आर रबिंग शोल्डर्स विद द लाइक्स ऑफ टेलर स्विफ्ट एंड द वीकेंड। इसके अलावा जो कैफी खलील का जो गाना था कहानी सुनो, वो भी पाकिस्तान में और ग्लोबली बेतहाशा स्ट्रीम किया गया था। अली सेठी और शे गिल का पसूड़ी भी जो था टॉप 10 के अंदर है, मोस्ट स्ट्रीम्ड पाकिस्तानी सॉन्ग। आसिम अजहर का जो तू ना मिला वो भी टॉप 10 में रहा। और जो मोस्ट स्ट्रीम्ड पाकिस्तानी विमेन आर्टिस्ट थी उनके अंदर मोमिना मुस्तासिन, आबिदा परवीन, कुरतुलैन बलोच और रसीबो लाल रहीं। तो गुड फॉर पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री। और जनाब शाहरुख खान साहब के जो फैंस हैं वो बड़े जो हैं उनको प्यार आ रहा है शाहरुख खान साहब पे, क्योंकि ये मुंबई एयरपोर्ट पे थे और इनके साथ इनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी थी और भी लोग थे। तो जब सिक्योरिटी वाले ने इनको रोका तो ये बिल्कुल जो है चुपचाप खड़े रहे, अपने पेपर्स इनको दिखाए और मुस्कुराते रहे। तो लोगों ने कहा जी कि क्या बात है, किंग खान की बड़ा ये हम्बल भी है और अपना टाइमलेस चार्म जो है वो लेके चलता है, क्या लंबे लंबे बाल हैं और क्या ज़बरदस्त कपड़े इसने पहने हुए थे, तो ही लुक्स डेपर। तो लोग जो है बड़ा प्यार कर रहे थे इससे। कॉफी विद करण का जो सीजन 8 शुरू हुआ है जी, वो वैसे तो कहा गया कि उसमें गॉसिप्स कम होंगी लेकिन ये फिर से शुरू हो गई हैं। ये जो नया एपिसोड है इसके अंदर रानी मुखर्जी और काजोल नजर आई। तो इसके अंदर करण जौहर ने कहा कि भाई इंडस्ट्री के अंदर एजिज्म जो है अभी भी चलता है। तो रानी मुखर्जी ने कहा कि हमको इंडस्ट्री के साथ इतना ज़्यादा जो है उसके ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग, करण जौहर को कहा कि आप जैसे लोग जो हैं एजड औरतों को जो है काम नहीं देते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी वहाँ पे खामोशी हो गई तो बड़ा शर्मिंदे से हो गए करण जौहर साहब, क्योंकि करण जौहर साहब ने कहा था कि हम तो आज भी काजोल और शाहरुख खान का रोमांस देखना पसंद करेंगे। तो आपको क्या पता है ऑडियंस क्या देखना चाहती है। तो उसके ऊपर रानी ने ये जब कहा तो फिर इन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच रानी, तुमने यू हैव पुट मी इन माई प्लेस। और फिर काजोल ने ज़रा चीज़ों को ठंडा किया। और फिर उसके बाद जो ये इन्होंने फिल्म बनाई थी काजोल और रानी मुखर्जी के साथ करण जौहर ने, कुछ कुछ होता है 1998 में, उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि तुम दोनों जब इधर कर रही थी शूटिंग तो तुम्हारे बड़े इश्यूज थे और तुम बड़ी खिंची खिंची रहती थी। तो काजोल ने कहा कि हाँ हम ऑर्गेनिक डिस्टेंस रखना चाहते थे। लेकिन रानी को बड़ी हैरत हुई, वो कहने लगी कि मैं तो काजोल दीदी को बचपन से ही देख रही थी तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो मेरे से खिंची खिंची क्यों हैं जी। और जनाब ये नवंबर का महीना है और हम कैसे भूल सकते हैं जहांगीर खान साहब को। नवंबर 28 वैसे तो हमको उस दिन ये खबर सुनानी चाहिए थी, बट स्टिल वी थॉट वी शुड बी रिमाइंडेड ऑफ द लेगेसी ऑफ जहांगीर खान। 1981 में ही क्रिएटेड हिस्ट्री एट द एज ऑफ 17 जब इन्होंने अपनी पहली विक्ट्री ली थी वर्ल्ड स्क्वॉश ओपन में एज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, जब इन्होंने डिफीट किया था ऑस्ट्रेलिया के जेफ हंट को 7-9, 9-1, 9-2, 9-2 से। टोरंटो के अंदर ये मैच था। उसके अंदर फिर 18 इयर्स की एज में इन्होंने हराया था हेडी जहान को ऑन अप्रैल 8, 1982, यानी कि नेक्स्ट ईयर इन 3 स्ट्रेट गेम्स। इन्होंने जीते हैं 10 ब्रिटिश ओपन टाइटल्स इन 10 इयर्स, जो कि और किसी ने अभी तक नहीं किए हैं। इन 1989 इन्होंने विन किया था ऑस्ट्रेलियन रॉडनी मार्टिन के साथ, और फिर इन्होंने जो हंट का 8 टाइटल रिकॉर्ड था उसको लेवल किया था। इनकी जो अनबीटन कंपेटिटिव प्ले है, it is 555 consecutive matches from 1981 to 1986 और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। और वो कहते हैं जी कि ये लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक है बाय एनी एथलीट इन एनी टॉप लेवल प्रो स्पोर्ट।
तो लोगों ने आज जनाब जहांगीर खान साहब को याद किया। एंड जनाब उस्मान ख्वाजा साहब ने आज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, ओपन भी करते हैं, वो कहते हैं जी कि हम ना पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं बहुत सारी बातों पे। और मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी और जो डेविड वार्नर के बीच में आया था, जो कि इन्होंने शो किया था हाइट ऑफ क्रिकेट स्पिरिट इन द लास्ट टेस्ट सीरीज, जो कि इन दोनों के बीच में लाहौर में हुई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से जीती थी। और उन्होंने कहा जी कि ये एक्सीलेंट सीरीज थी और इसके अंदर ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड हमारे बीच में बड़ा प्यार चलता रहा। शाहीन शाह अफरीदी ने बेतहाशा ज़बरदस्त बॉलिंग की थी लाहौर के इस टेस्ट में, और वार्नर जो था वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था। अलबत्ता जब वार्नर आउट हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी उसके पास गया, उसके शोल्डर को टैप किया, उसको बड़ा स्माइल दिया, और वो कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलियंस जो थे वो फिर इनके इस जेस्चर के ऊपर फिदा हो गए थे, क्योंकि हम बहुत हार्ड खेलते हैं लेकिन जब गेम जो है ओवर हो जाती है तो देन इट्स ऑल गुड, और देन वी आर मेट्स ऑफ फील्ड। तो ये बड़ा जेस्चर जो है वो जी उन्होंने आज पाकिस्तान का याद किया। एंड जनाब लास्ट न्यूज़, लेकिन इसके बाद हम जाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट जो कि आज हेनरी किसिंजर की लेगेसी के ऊपर है, वो तो हम आपको ये सुनाते हैं आखिरी खबर, और फिर द लेगेसी ऑफ हेनरी किसिंजर की तरफ हम जाएंगे। 18 मेंबर पाकिस्तानी स्क्वाड की जो टेस्ट क्रिकेट टीम है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए आज रवाना हो गई है, एंड दे लेफ्ट फॉर डाउन अंडर। 17 मेंबर मैनेजमेंट टीम भी जो थी इनके साथ रवाना हुई है। ये दुबई जाएंगे और दुबई से फिर ये सिडनी पहुंचेंगे, सिडनी से फिर ये कैनबरा जाएंगे, और वहाँ पे ये जो है एक प्रैक्टिस मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ दिसंबर 6 को। इनके जो न्यूली अपॉइंटेड बैटिंग कोच हैं एडम हॉलीऑक और हाई परफॉर्मेंस कोच साइमन ग्रांट हेलमोट जो हैं, ये पाकिस्तान टीम के साथ इधर ही ऑस्ट्रेलिया में इनकी मुलाकातें होंगी। ट्रेनिंग्स जो हैं संडे से शुरू हो जाएंगी कैनबरा में, और फर्स्ट मैच जो है वो पर्थ में होगा बिटवीन दिसंबर 14 से 18। सेकंड टेस्ट मैच जो है मेलबर्न में होगा फ्रॉम दिसंबर 26, और थर्ड टेस्ट जो है वो सिडनी में होएगा फ्रॉम जनवरी 3 2024 को से ऑनवर्ड्स। तो ये हैं जनाब हमारी खबरें।